आप सभी का अपने YouTube चैनल अररिया क्लासेस में स्वागत है। NCERT क्लास 6 हिस्ट्री बुक का डिस्कशन चल रहा था। आज इस क्रम में हम लोग अंतिम अध्याय की तरफ पहुंच चुके हैं और अंतिम अध्याय 11 है, जिसका नाम इमारतें, चित्र और किताबें हैं, जिसमें पहला टॉपिक है लौह स्तंभ। अब लौह स्तंभ से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसे हम लोग पढ़ते हैं। लौह स्तंभ महरौली दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी ऊंचाई कितनी है और इसका वज़न कितना है। तो इसकी ऊंचाई 7.2 है और वज़न 3 टन है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसको बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो इसमें से सबसे दिल्ली का लौह स्तंभ कहाँ है, ये लौह स्तंभ कहाँ है, तो महरौली दिल्ली, पहला क्वेश्चन। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2 मीटर, और वज़न कितना है, 3 टन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ईंट और पत्थरों की इमारतें। इसमें देखो एक वर्ड आता है स्तूप। स्तूप जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है टीला। और ये जो होता है स्तूप कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, और वो समानता क्या है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता है, और इस डिब्बे में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी और राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग के घर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं, और वेदिका में प्रवेश द्वार होता है। वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ। और वृत्ताकार पथ क्यों बनाया जाता है, परिक्रमा करने के लिए। और जो वृत्ताकार पथ होता है उसको किससे घेरा जाता है, रेलिंग से। उसको क्या कहते हैं, वेदिका। और प्रवेश द्वार कहाँ बने होते हैं, वेदिका में। नेक्स्ट, अब हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया इस काल में, और मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, गर्भगृह। और गर्भगृह में ही देवता या देवी की मूर्ति रखा जाता है। नेक्स्ट, ज़्यादातर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होता है, और वो होता है सभागार, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में क्या होता है, मंडप। यही पूछ देगा कि मंडप कहाँ होता है, मंदिरों में। और मंडप क्या होता है, तो मंडप एक सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। ये 2 लाइन याद रखनी है। फिर नेक्स्ट में यहाँ एक ये जो मंदिर है ये ऐहोल के दुर्गा मंदिर है, और इसको किसने बनवाया था, इसको चालुक्यों ने बनवाया था। और चालुक्यों की राजधानी कहाँ है, ऐहोल उनकी राजधानी थी। रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान में रखना है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो रवि कीर्ति से। ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, मतलब कि आर्कोलॉजी वाला नहीं, मतलब इनके लिए फंड कहाँ से अरेंज होता था, तो राजा रानी बनवाते थे, या और उसके साथ जो भी व्यापारी होते थे या जो महत्वपूर्ण आदमी होते थे वो अपने कुछ सामान लाते थे जिन्हें मंदिरों में यूज कर लिया जाता था। ये जो फिगर है
उदयगिरी का गुफा है। जहाँ से खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख मिला है। नेक्स्ट, ये चित्रकला में अजंता की गुफा के बारे में बताया गया है। अजंता की गुफा में ये गलत नहीं करना है कि इसमें केवल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए, ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे, ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। लेकिन इसके साथ साथ हिंदू और जैन धर्म से संबंधित भी लोग रहते थे, इसलिए केवल वाले कथन ज़्यादातर गलत माने जाते हैं। फिर ये है अब पुस्तकों की दुनिया। पुस्तकों की दुनिया में एक तमिल महाकाव्य है जिसे शिल्पाधिकारम कहा जाता है, और इसकी रचना किसने किया था? तो इसकी रचना किया था इलांगो नामक कवि ने। शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया था? इलांगो नामक कवि ने। और इसमें क्या है? कोलम नामक एक व्यापारी की कहानी है। नेक्स्ट, दूसरा तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई। मणिमेखलई सतनार द्वारा लिखा गया है। इसमें कोलन और माधवी की बेटी की कहानी है। कोलन और माधवी की बेटी की कहानी है। और एक तीसरा तमिल महाकाव्य होता है तोल्कापियम, जिसको तोल्कापियर ने लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं, पुरानी कहानियों के संकलन और संरक्षण। इसमें एक टर्म आता है पुराण। पुराण का शब्दार्थिक अर्थ होता है प्राचीन। प्राचीन में क्या है कि पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती और देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इसमें देवी देवताओं की पूजा की विद्या दी गई है। और जो पुराण है इसमें संस्कृत के जो श्लोक लिखे गए हैं वो सरल भाषा में लिखे गए हैं, जिससे सब सुन और समझ सकते हैं। अब दो संस्कृत महाकाव्य का चर्चा किया गया है, महाभारत और रामायण। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर के गद्दी को लेकर। पुराण और महाभारत दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, और महाभारत में ही भगवत गीता भी है। नेक्स्ट, रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। नेक्स्ट, आम लोगों की कहानियाँ। अब आम लोगों की कहानियाँ में जातक जो होता है वो बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिसे बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा है। पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। फिर आगे अब हम लोग विज्ञान की पुस्तकों पे आ जाते हैं। एक नाम आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिसने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखा, और इन्होंने ही बताया कि दिन और रात पृथ्वी को अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। इनके अलावे और भी बहुत सारे गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिसका नाम निम्नलिखित है: बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। अब शून्य और आयुर्वेद, ये जो दो टॉपिक हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अंकों के प्रयोग पहले से होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार कर दिया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और यूरोप में फैल गई। आज यह पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक, चरक जो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत जो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के विधियों का वर्णन किया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता,
सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन है और ये चरक और सुश्रुत क्या थे, दोनों चिकित्सक थे। आगे अब हम लोग अन्यत्र के बारे में पढ़ते हैं। अन्यत्र में एक फैक्ट ये इम्पोर्टेंट है कि कागज़ का खोज किसने किया था, काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। इसके साथ ही कक्षा 6 NCERT सीरीज़ समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अररिया क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।